गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? हम लोग कल किसान आंदोलन से पहले का जो प्रश्न है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का करीब करीब हम लोग 27 प्रश्न कर चुके हैं। टॉपिक वाइज चल रहा है ये। तो चलिए, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है हमारा पीवाईक्यू का, उसको एक बार देख लेते हैं। ओके। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ? तो चार ऑप्शन है आपके। नील के उत्पादकों का जो अत्याचारी आचरण था उसके प्रतिरोध में, नई खोज हो रही थी विश्व बाजार में, क्या नील भारत का नील अलाभकर हो गया? नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा था। जो नील की खेती है हमारा, राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा क्या उसका विरोध किया जा रहा था? नहीं। उत्पादकों के ऊपर सरकार का क्या नियंत्रण था? जी नहीं। इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, क्या होगा? क्या क्यों ह्रास हुआ था इसका? तो हमारा जो बी आंसर है, ठीक है। जब नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, मतलब जब नई खोज हो रही थी, यानी कि जर्मनी का जो आ गया था ना, तो इसके कारण, ठीक है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत में नील की खेती में गिरावट आई, क्योंकि नील की जगह लेने वाले रासायनिक रंग अब जो है कि उन्नत संस्करणों के नए आविष्कार हो गए थे, जो प्राकृतिक नील की तुलना में सस्ते भी थे और उत्पादन में आसान भी था और अधिक प्रभावी भी था। नील का उत्पादन विश्व बाजार में लाभहीन हो गया था। भारत का जो नील था 1880 के दशक तक कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक रंग जो है व्यापार रूप से यहाँ पे उपलब्ध हो गया था, जिससे प्राकृतिक नील की खेती कम हो गई थी, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है हिंट में, देखिए कि वाणिज्यिक नकदी फसल में व्यापक गिरावट कारण क्या है? तो ना कोई स्थानीय विरोध हुआ, ना सिर्फ नैतिक विरोध हुआ। आपको ऐसे बाजार आधारित संरचनात्मक कारण की आवश्यकता है जो फसल की संपूर्ण आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करता हो। हाँ, तो उस समय जो था ठीक है, व्यापार वाणिज्यिकरण का जो चल रहा था, वही इसका मेन कारण होता है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न हम लोग आइए देखते हैं। उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण देता है? तो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह को ही हम लोग उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ओके ना। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो अभी झारखंड में है। आदिवासी विद्रोह था ये उलगुलान या महान उपद्रव, और यह आंदोलन मुंडा राज या मुंडा सत्ता को बहाल करने और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। 1874 में जमींदारी प्रणाली की शुरुआत से विद्रोह शुरू हुआ था। 1874 में जो जमींदारी प्रणाली है उसकी शुरुआत से विद्रोह शुरू हुआ, जिसने पारंपरिक खुटकारी प्रणाली को बदल दिया, ठीक है। खुटकारी व्यवस्था जो था ना, उसको 1874 का जमींदारी प्रणाली इसको बदल दिया था, और जमींदार और किराएदारों का एक नया वर्ग बनाया गया, जिससे साहूकारों पर निर्भरता बढ़ गई जो उच्च ब्याज लेते थे। बिरसा मुंडा ने करों, ऋणों और ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध करने के लिए आदिवासी को संगठित किया। जो बिरसा मुंडा थे, ठीक है, उन्होंने कर, ऋण और ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध करने के लिए आदिवासियों को एक जगह किया, और उन्हें धरती आबा भी यानी कि पृथ्वी पिता की उपाधि भी दी गई थी, ओके। चलिए, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? तो संथाल विद्रोह जब खत्म हो गया तो क्या उसके परिणाम हुए? ओके। तो दोनों संथाल परगना नामक क्षेत्र का, राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण का करना गैर कानूनी हो गया। किसी संथाल आदिवासी से भूमि अंतरण किसी दूसरे गैर संथाल को देना जो है कि गैर कानूनी हो गया, ठीक है। राजमहल पहाड़ियों में जो है कि संथाल विद्रोह पनपा। 1855 से 56 राजस्व अधिकारियों, पुलिस, साहूकारों और जमींदारों के उत्पीड़न से भड़क उठे थे आदिवासी लोग, ठीक है। राजस्व अधिकारी, पुलिस, साहूकार, जमींदार, ये सभी थे जिन्हें संथाल लोग डिक्कू कहते थे। डिक्कू मतलब बाहरी लोग, संथाल के बाहर का जो लोग होते थे, तो इनके प्रतिरोध में उठा था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, और व्यापक सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 तक विद्रोह को दबा दिया गया। कथन एक सही है कि ठीक है, संथाल परगना एक अलग जिला बनाया गया था संथाल परगना करके। दूसरा भी सही है कि संथाल के लिए गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध कर दिया गया, और कानून बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदिवासी की जमीन बाहरी लोगों को नहीं दिया जाए।
ठीक है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी, बताओ। तिभागा नाम से स्पष्ट है कि जो है कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई कर दिया जाए। जो जमींदार आधा भाग ले लेते थे ना फसल का, उसे एक तिहाई ही दिया जाए। तो तिभागा आंदोलन नाम से स्पष्ट है। ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है। 20वीं शताब्दी में बंगाल में तेभागा आंदोलन 1946 का जो उद्देश्य था, फसल में जमींदारों की हिस्सेदारी को आधे से घटाकर एक तिहाई करना। और इसी के तहत बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में इस आंदोलन ने फ्लॉड कहते हैं या फ्लाउड कमीशन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो इससे पहले के आधे हिस्से के बजाय बटाईदारों के लिए उपज का 2/3 हिस्सा मांगा गया। मुख्य नारा क्या था तिभागा आंदोलन का नारा? निज खामड़े धान तोलो। निज खामड़े धान तोलो ने बटाईदारों से आग्रह किया कि वे अपना धान अपने घरों में ही रखें, न कि जमींदारों के पास दे आए। यह आंदोलन उत्तर बंगाल में खासकर राजवंशी और मुसलमानों के बीच जो है यह आंदोलन सबसे ज़्यादा मजबूत था। तिभागा आंदोलन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। ठीक है। बटाईदारों की इसमें मांग थी कि एक तिहाई भाग जो है प्रदान किया जाए। इसका नेतृत्व कंपाराम और भवन सिंह जैसे नेताओं ने किया था। कंपाराम और भवन सिंह, ये आता है आपको मैचिंग कराने के लिए, जब एक साइड आपको दिया रहेगा सारे आंदोलन और दूसरे साइड आपको इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में दिया रहेगा और आपको मैचिंग करना होगा। तो कंपाराम भवन सिंह तेभागा आंदोलन, जो कि इस एक्सप्लेनेशन में आपको PDF में नहीं दिया हुआ है। ओके, चलो अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसको देखिए। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? सबसे पहले तो आप लोग 4 ऑप्शन देख के ही डर जाते हो कि अरे बाप रे, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं करना है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। बाद में जाके आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि चारों ऑप्शन में ही तो आंसर है। ठीक है। तो चलो, तो आपका क्या है कि कौन से तत्व ने जनजातीय विद्रोह के लिए क्या कारण थे, उसके बारे में आपको जानना है। क्या पहला हो सकता है भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाना। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विघटन। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा लग रहा है? डी। ठीक है। उनकी जो भूमि संबंधी मैटर था वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है। बाकी सभी तो थे कारण, बट ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, सबसे बड़ा कारण। क्योंकि जनजातीय विद्रोह पारंपरिक जनजातीय जीवन के विघटन से प्रेरित थे। यह विघटन औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थानांतरित कृषि, शिकार और वन उपज अधिकारों के बाधित होने से हुआ था। इसलिए डी सही है। गैर आदिवासी की आमद और स्थायी कृषि के लागू होने से आदिवासियों को भूमि की कमी हो गई। गैर आदिवासियों को और स्थायी कृषि के लागू हो जाने से आदिवासियों को भूमि की कमी हो गई। वन संसाधन और स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध जब लगा दिया गया तो प्रॉब्लम हो गई। उनके साहूकारों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश ने आदिवासियों को भूमिहीन मजदूर और बंधुआ किसान में बदल दिया। सबसे बड़ा मैटर, भूमिहीन मजदूर बना दिया गया, बंधुआ किसान बना दिया गया। उनकी जो स्थानांतरित कृषि की जो परंपरा थी उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद वनों पर सरकारी एकाधिकार की स्थापना भी हो गई थी। वनों पर सरकारी एकाधिकार की स्थापना 1865 से 78 के बीच में जनजातियों का और अधिक शोषण इसके माध्यम से किया गया। जनजातीय समतावाद की जगह जाति आधारित असमानताओं ने ले लिया। अब ईसाई मिशनरियों के प्रभाव ने भी आक्रोश को बढ़ावा दिया, जिसके कारण कोल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ। ठीक है। बट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको कौन सा आंसर? डी, आपका भूमि संबंधी जो विघटन हुआ वो लग रहा है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद 1765 में ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजातियों के संपर्क में आए थे? तो वो गारो के संपर्क में आए थे। गारो, जब 1765 में जब दीवानी प्राप्त कर लिया गया था तो गारो।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल की दीवानी दिए जाने के बाद 1765 में मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल की दीवानी दे दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने गारो के साथ सबसे पहले संपर्क किया। गारो पहाड़ियों की सीमा से लगे जो क्षेत्र थे ना, वो पहले अर्ध स्वतंत्र थे, ब्रिटिश नियंत्रण में फिर ये आ गए। हालांकि मुगलों की तरह अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर सीधे शासन करने की कोशिश तो नहीं की, इसके बजाय जमींदारों को गारो को नियंत्रित करने सहित व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंप दिया। जमींदार वहां पर रख दिया गया कि इस पर नियंत्रण रखिए। डायरेक्ट वहां पर इन्होंने अपना नियंत्रण नहीं डाला। ठीक है, गारो जनजाति, ओके, गारो पहाड़ी क्षेत्र में। इसके बजाय जमींदारों को गारो को नियंत्रित दे दिया गया। अब क्या, जमींदारों और गारो के बीच संघर्ष शुरू हो गया और इसी कारण 1873 ईस्वी में गारो पहाड़ियों पर अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा तो 1873 में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा किया। ओके, 34 नंबर प्रश्न आइए। आप कहते हैं इसमें सही कालानुक्रम क्या है? तो ये जो भी आपका, इसमें आपको डेट याद रखना चाहिए। ठीक है, कि कब कौन सा डेट है, तभी आपको याद रहेगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, इसलिए सबसे पहले ये होगा आपका डी है आंसर 2-4, यानी कि संथाल के बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और दक्कन विद्रोह। ओके, संथाल विद्रोह जो है संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। दमनकारी जमींदारों और औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ जो है संथालों का विद्रोह था। ओके, चलो, अच्छा। सिपाही विद्रोह आपका है 1857 में हुआ था, 57 से 1858, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह के तुरंत बाद ही हुआ था 1857 में। नील विद्रोह 1859 में हुआ था, 1860 के समय में हुआ था, जिसे नील विद्रोह कहते हैं। ये ब्रिटिश बागान मालिकों के शोषण के खिलाफ हुआ था, बंगाल में हुआ था, और कठोर परिस्थितियों में नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। मतलब किसानों को कहा गया था कि आप जो है कि आप नील का ही खेती कीजिए। पहले तो काश्तकार लोग क्या करते थे, अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, और यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर कर दिए। और सितंबर 1859 में उत्पीड़ित जो किसान लोग थे, उन्होंने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय ले लिया था, और इसी वजह से नील विद्रोह हुआ। ये पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। नादिया जिला, गोविंदपुर गांव। और कौन सा नेता जो था जो नील की खेती, नील विद्रोह के प्रति था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये याद रखिएगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के नेतृत्व करता थे, और उन्हीं के नेतृत्व में किसानों ने नील जो है कि विद्रोह किया था। बाद में नील की खेती उन्होंने विद्रोह पूर्वक बंद कर दिया गया था। ठीक है, और ये लोग जो थे ना, वो भूतपूर्व कर्मचारी भी थे कंपनी में, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। ठीक है, उसके बाद जब किसानों की एकजुटता दिखने लगी बंगाल में, तो 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए थे। उसके बाद इन्होंने फिर बंगाल के बुद्धिजीवियों इसके साथ मिल गए, और उन्होंने धर्म प्रचारकों, जमींदारों, महाजनों का, सभी लोगों का ये विरोध करते गए। इसका, इसी विद्रोह का नाम जो है, इस विद्रोह की जो चर्चा है आपकी, ये आपका हिंदू पेट्रियट के जो संपादक है थे ना, हरिश्चंद्र मुखर्जी, उन्होंने इसमें मतलब भूमिका निभाई है। ठीक है, उन्होंने इसमें भूमिका निभाई है। ठीक है, जो मतलब बंगाल का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने अपने अखबारों में लेख लिखना शुरू कर दिया था इस विद्रोह के बारे में, जो है कि समर्थन पाने के लिए। इसी सिलसिले में हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की भी विशेष भूमिका इसमें रही है। ठीक है, 17 अगस्त 1861 को जो है कि ये ख़त्म हुआ आपका। चलो, दक्कन विद्रोह हम लोग देखते हैं। 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था आपका। ये किस क्षेत्र में हुआ था दक्कन विद्रोह, बताओ? दक्कन का जो विद्रोह है ना, 74-75 में हुआ था महाराष्ट्र का पूना और अहमदनगर। ठीक है, महाराष्ट्र का पूना और अहमदनगर जिला में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, साहूकार लोग के खिलाफ। दक्कन विद्रोह जो है पश्चिमी भारत यानी कि पूना और अहमदनगर का जो क्षेत्र है, साहूकारों की दमनकारी नीति के कारण और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरोध के कारण किया था।
तो दक्कनी शाहूकारों में अधिकांश बाहरी मारवाड़ी गुजराती लोग थे और जिनसे लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता था। ठीक है, तो ये सबसे पहले ग्रामीण ऋणग्रस्तता तो ऐसी तरह से शुरू हो गया, लगान की दर में 50% वृद्धि कर दिया गया और उतना लगान नहीं देने के कारण वो कर की चपेट में आ गए, टैक्स। ठीक है, इधर एक तरफ आपका फसल खराब हो रहा है, एक तरफ आपको लगान ऊंचा देना है, तो आप क्या करोगे, आप ऋणग्रस्तता के जाल में फंस जाओगे। तो इसी तरीके से वो फंस गया था और दक्कन विद्रोह इसी कारण साहूकारों के खिलाफ हुआ। यह आपका क्लियर हो गया। अब चलो हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको मिलाने के लिए है ए, पोपला विद्रोह जो है केरला में हुआ। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, पाबना विद्रोह तो बंगाल में हुआ था ना। एका आंदोलन अवध में हुआ था और विरसा मुंडा का विद्रोह जो है बिहार और वर्तमान झारखंड जो है, उस समय का बिहार अभी का वर्तमान झारखंड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो कुछ नहीं करना आपको। चलिए, आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब सेकेंड नंबर टॉपिक में हम लोग चलते हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, चलो। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो ये जो था, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ये शिक्षा से मतलब नहीं था। रखमाबाई मुकदमा का जो मतलब शिक्षा से नहीं था। ठीक है, ये जो है एज ऑफ, आप पढ़ते हैं ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। रखमाबाई एक भारतीय चिकित्सक थी और नारीवादी थी। रखमाबाई मामले में महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। 36 नंबर प्रश्न, आइए इसमें हम लोग आते हैं। कथन 2 सही है कि रखमाबाई जो है 1884 के समय में सहमति आयु अधिनियम 1891 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सहमति आयु अधिनियम 1891। और कथन 3 भी सही है कि 11 वर्ष की अल्पायु में दादाजी भीकाजी के साथ कर दिया गया था। रखमाबाई का जो विवाह है ना, वो दादाजी भीकाजी के साथ कर दिया गया था, कब, 11 वर्ष की आयु में। और जो है कि 1885 में विवाह का 12 साल के बाद, ठीक है, विवाह का 12 साल के बाद भीकाजी ने अदालत में एक याचिका दायर की और दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की मांग की थी। ठीक है, ये रखमाबाई, आपको याद है ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट को ही संशोधित करके 1930 में शारदा एक्ट आया था इरविन के टाइम में। और फिर इसी के समय में जो है कि विवाह की आयु 14 वर्ष और जो है महिलाओं की और लड़कों का 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इससे जुड़ा हुआ था तो मैंने बता दिया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसे? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसे? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने महाराष्ट्र में महिलाओं, शूद्रों और दलितों जैसे वंचित समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। जो ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने किया था महाराष्ट्र में महिलाओं और शूद्रों तथा दलितों और वंचित समूहों के लिए। ठीक है, सत्यशोधक समाज ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का विरोध किया। सत्यशोधक समाज ने मूर्ति पूजा का और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। उनको मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था पे आस्था नहीं था। ठीक है, तर्क और समानता का इन्होंने समर्थन किया। पुजारियों की आवश्यकताओं को ये अस्वीकार कर दिए, पुजारी को नहीं सभी के लिए सरल धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा दे दिया, सरल धार्मिक प्रथा को बढ़ावा दिया। समूह के विचारों को दीन बंधु समाचार पत्र के माध्यम से व्यक्त किया गया। 1 मिनट। तो जो भी है समूह का जो विचार बना उस समय, ठीक है, सत्यशोधक समाज का, उसमें दीन बंधु समाचार पत्र के माध्यम से इसको व्यक्त किया गया। सदस्य में मुस्लिम भी थे, ब्राह्मण भी थे, सरकारी अधिकारी भी से कई शामिल थे। इसे मुख्य रूप से फूले की माली जाती एवं वित्तीय सहायता मिलती थी। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के द्वारा जाति विरोधी आंदोलन का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के द्वारा, ठीक है, सत्यशोधक समाज के द्वारा जाति विरोधी आंदोलन का आयोजन किया गया।
फिर हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किससे है? तो बी 2 और 3 से है, यानी कि टेबरनेकल ऑफ